Assalamualaikum. This is Learners Academy by Dia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. Attention Deficit Hyperreactivity Disorder. अटेंशन डेफिसिट यानी अटेंशन में भी मसला है, अटेंशन नहीं दे पा रहा, हाइपर रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्राइटेरिया ए हमें कहता है एक परसिस्टेंट पैटर्न होगा, एक लगातार एक पैटर्न होगा इन अटेंशन का, अटेंशन ना देना, तवज्जो ना देना, या हाइपर रिएक्टिविटी इम्पल्सिविटी का, जो कि इंटरफेयर करेगा जो फंक्शनिंग है या डेवलपमेंट है। ठीक है, हाइपर रिएक्टिविटी, इम्पल्सिविटी या इनअटेंशन, इन दोनों को कोई एक परसिस्टेंट पैटर्न होगा जो कि फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में इंटरफेयर करेगा। फिर बाय 1 और 2, एक या दो। अब 1 क्या है हमारे पास, इनअटेंशन है। ठीक है, इनअटेंशन जब होगी तो क्या होगा, सिम्टम्स बताए हुए हैं A to I, तो 6 या उनसे ज़्यादा, 6 या 6 से ज़्यादा जो होंगे वो परसिस्टेड मतलब लगातार प्रेजेंट होंगे एटलीस्ट 6 मंथ। ठीक है, लगातार 6 माह प्रेजेंट होंगे टू अ डिग्री दैट इज इनकंसिस्टेंट विद डेवलपमेंटल लेवल, इस तरह से कि जो उसके डेवलपमेंटल लेवल से मीट नहीं कर रही डिग्री। ठीक है, डेवलपमेंटल लेवल ये है कि बच्चा प्रॉपर काम कर रहा है और वो बच्चा इनअटेंशन है, लेजी है, काम पे तवज्जो ही नहीं दे रहा, उसके डेवलपमेंटल लेवल से वो मीट उसके इनकंसिस्टेंट है और नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी उसकी सोशल, एकेडमिक या ऑक्यूपेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओल्डर एडोलेसेंट्स हैं या अडल्ट हैं, यानी 17 एज हो गई या उससे ओल्डर होंगे, तो उनके लिए एटलीस्ट 5 सिम्टम्स ये काफ़ी हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये 6 या उससे ज़्यादा। जो ए है वो हमें क्या कहता है कि जो वो ऑफन फेल होगा कि वो क्लोज अटेंशन दे, जो डिटेल या उसको बताई जा रही है, ये जब उसको बताया जा रहा हो होमवर्क या उसने कोई होमवर्क किया है तो उसमें केयरलेस मिस्टेक्स बनाए। ए का मुंह जो है, जो स्मॉल ए है, उसका मुंह बनता है लेफ्ट साइड पे, उसने राइट साइड पे बनाया हुआ, केयरलेस मिस्टेक्स होंगी, जब उसको डिटेल्स बताई जा रही होंगी वो उन पे तवज्जो नहीं देगा। अच्छा, अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल अब वहाँ पे प्लस करना है, सामने पता लग रहा है, लेकिन उसने माइनस किया हुआ है क्योंकि ऊपर उसने माइनस का क्वेश्चन किया था, उसी ध्यान में उसने केयरलेसली उसने किया है काम, उसे नहीं पता कि 2 इधर लिखना था, इधर लिखना था। उसको इसके साथ डिफिकल्टी होगी जो सस्टेनिंग अटेंशन इन टास्क और प्ले एक्टिविटीज़, कोई भी टास्क, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी जो परफॉर्म की जा रही है उसको मुकम्मल अटेंशन देने में मसला होगा। अब कोई एक नॉर्मल बच्चा है, अब वो क्रिकेट खेल रहा है, अब उसको पता है कि जो ओवर की 5th बॉल है, इसके बाद 2 बॉल्स रह गई हैं, अब वो फुल अटेंटिव है कि बॉलर बॉल करवा रहा है, वो बॉल करवाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग देख के उसको हिट करेगा। जो ADHD का बच्चा होगा वो अटेंशन दे ही नहीं पाएगा कि वो किस तरफ से बॉल आएगी, वो जल्दी आउट हो जाएगा। ठीक है, और डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, जब उनसे डायरेक्टली बात की जाए तो लगेगा कि ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, ये इधर उधर देखने लग जाएंगे, तवज्जो नहीं देंगे। फिर इसके अलावा जो टास्क उनको दिए जाएंगे उसको ऑर्गेनाइज करने में उनको मसला होगा, एक टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आएगी, डेडलाइंस को वो मीट नहीं कर सकेंगे। मतलब कि अगर उनको कहा जाए कि आपको आज 3 बजे तक ये काम जमा करवाना है, वो नहीं कर सकेंगे। फिर वो अवॉइड करेंगे डिसलाइक करेंगे ऐसे टास्क जिनमें मेंटल एफर्ट आएगी, ज़हनी तौर पर जो बहुत ज़्यादा जिनमें काम करना पड़ेगा, मेंटल वर्क जिनमें हो, जैसे स्कूल का होमवर्क हो गया, रिपोर्ट कोई प्रिपेयर करनी होगी, कोई फॉर्म कंप्लीट करना होगा, लेंथी पेपर पढ़ना होगा, वो उससे जान छुड़वाएंगे। फिर इसके अलावा अक्सर औकात अपनी जो टास्क हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खो देंगे, वो गुम कर देंगे। जिस तरह हो गया पेपर वर्क हो गया, कीज़ होगी, वॉलेट हो गया, कोई भी टूल्स वगैरह हो गए, बच्चे हो गए जिस तरह वो पेंसिल वगैरह जो हैं वो छोड़ आए, रेज़र छोड़ आए, कहीं घुमा आए,
और ये अक्सर बच्चे करते भी हैं, लेकिन इस केस में वो बहुत ज़्यादा करेंगे। डेली एक्टिविटीज़ को वो भूल ही जाएंगे, उनको याद ही नहीं होगा कि उन्होंने आज दिन में क्या एक्टिविटी की है, कैसे की है। और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाएंगी कि आपने इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना स्कूल का काम करना है, इस चीज़ के इन हिदायत पे अमल करते हुए आपने काम करना है, तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ हाइपर रिएक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ADHD में जब हाइपर रिएक्टिविटी का वर्ड आएगा तो इसके साथ इम्पल्सिविटी का वर्ड लाजमी आएगा। इसमें भी सेम 6 से ज़्यादा जो हैं वो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और एटलीस्ट 6 मंथ के लिए इस डिग्री में कि वो इनकन्सिस्टेंट होंगे उसके डेवलपमेंटल लेवल से। और जब 17 ईयर्स या उससे ओल्डर कोई भी इंडिविजुअल होगा तो उसके लिए ये सिम्टम्स 5 भी रिक्वायर्ड हैं। जो अब सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हैंड टैप करेंगे, फीट को टैप करेंगे, या सीट के ऊपर वो हिलते जुलते रहेंगे, टिक के नहीं वो बैठ सकेंगे। फिर वो अपनी सीट को ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बैठना ही एक्सपेक्टेड है वहाँ पे वो जल्दी छोड़ देंगे। इसके अलावा भागेंगे, क्लाइंब करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सब वो चीज़ इनअप्रोप्रिएट है, वो उसमें फिट ही नहीं होता कि आप भागो या आप क्लाइंब करो कुछ इस तरह। फिर जो है खेल नहीं सकेंगे, लेयर एक्टिविटीज़ में जो है वो इंगेज नहीं हो सकेंगे, जल्दी एकदम से कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो और मैं बस जाऊं या मैं ये करूं, किसी और काम की उन्हें फिक्र पड़ जाएगी। इन ऑफन ऑन द गो एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय अ मोटर, इस तरह से लगेगा कि जिस तरह कोई मोटर इन्हें चला रही है, फटाफट 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 ये काम करें, फटाफट ये ख़त्म हो। फिर बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं लेकिन ये डिसऑर्डर उनमें नहीं होता। जोक्स अपार्ट कि कुछ इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको आदत होती है, ठीक है, लेकिन वो हाइपर एक्टिविटी में नहीं आएगा जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा बोलना कुछ लोगों की आदत भी होती है, जैसे कि मेरी। ब्लर्ट आउट कर देंगे अपने आंसर्स, क्वेश्चन पूरा होगा नहीं, जवाब पहले उनका हाजिर खिदमत हो जाएगा। और फिर इसके अलावा उनको वेट करने में अपनी टर्न का बहुत मुश्किल होगी, लाइन में खड़ा होना उनको बहुत मुश्किल लगेगा, मुसलसल हिलते जुलते रहने वाला हिसाब उनका होगा। वो दूसरे की बात को काट के अपनी बात स्टार्ट कर देंगे, दूसरे की बात मुकम्मल होने का वेट नहीं करेंगे। क्राइटेरिया बी में कहता है जो सेवरल इनअटेंटिव या हाइपर रिएक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स होंगे ये प्रेजेंट होंगे प्रायर एज ऑफ 12 तक, ठीक है। एज लिमिट 12 है, 12 से ऊपर जो है उनमें भी हो सकता है। जो सेवरल इनअटेंटिव या हाइपर रिएक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में प्रेजेंट होंगे, जिस तरह घर हो गया, स्कूल हो गया, वर्क हो गया, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो गया, और या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में वो प्रेजेंट होंगे। और क्लियर एविडेंस होगा कि ये सिम्टम्स उसकी एक्टिविटीज़ को में इंटरफेयर कर रहे होंगे, उसकी क्वालिटी जो उनकी क्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में मसला होगा। जो सिम्टम्स हैं ये एक्सक्लूसिवली कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर में नहीं होंगे, और ना ही ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर से बेटर एक्सप्लेन होंगे। स्पेसिफायर्स में कंबाइंड प्रेजेंटेशन पहला आ गया हमारे पास कि बोथ क्राइटेरिया ए और क्राइटेरिया A1 और A2, ठीक है, ये मेट करेंगे फॉर पास्ट 6 मंथ। A1 क्या है हमारे पास, इनअटेंशन। A2 क्या है, हाइपर रिएक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होगा। फिर प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन, जब सिर्फ क्राइटेरिया A1 इनअटेंशन होगा 6 मंथ के लिए, लेकिन A2 जो है वो नहीं होगा पास्ट 6 मंथ में। प्रीडोमिनेटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, जब A2 जो है वो प्रेजेंट होगा और A1 जो है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब इन पार्शियल डिमेंशन, जब पार्शियल डिमेंशन आएगी जो फुल क्राइटेरिया है वो प्रीवियसली मेट हो रहा होगा, क्यों then the full criteria have been met for the past 6 months and the symptoms still result in impairment in social, academic और occupational functioning. Partially
उसका जो है वो क्राइटेरिया मीट किया है, ठीक है, फुल क्राइटेरिया A1B A2B, ठीक है, लेकिन फिर उसने कोप अप थोड़ा सा किया है, लेकिन फिर भी सिम्टम्स हैं और वो इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। स्पेसिफाई करंटली सिवियरिटी, माइल्ड और मॉडरेट, ठीक है। माइल्ड में क्या होगा, फ्यू सिम्टम्स इफ़ एनी सिम्टम्स जो है वो एक्सेस करेंगे of those required to any diagnosis are present and symptoms result in no more than minor impairments. सिम्टम्स माइनर इम्पेयरमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मॉडरेट यानी जो उसकी जो सिम्टम्स हैं या फंक्शनल इम्पेयरमेंट होगी वो माइल्ड और स्वेयर के बीच में होगी, ना ही बहुत कम होगी ना ही बहुत ज़्यादा होगी। और जब स्वेयर में आ जाएगी तो सिम्टम्स जो होंगे वो एक्सेस करेंगे एक रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्नोसिस और several symptoms that are particularly severe, बहुत ज़्यादा स्वेयर लेवल पे वो चीज़ चली जाएगी। डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे जो इसका कोर फीचर बताया गया है वो है इनअटेंशन और हाइपर रिएक्टिव इम्पल्सिविटी, ठीक है, जो कि इंटरफेयर करेगी फंक्शनिंग और डेवलपमेंट में। इनअटेंशन क्या है, वो मैनिफेस्ट करती है जो बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियरली मैनिफेस्ट करती है, यानी वॉन्डरिंग ऑफ टास्क, लैक ऑफ परसिस्टेंट हो गई, उसको जो एक फोकस है, एक मुकम्मल तवज्जो है वो बनाने में उसको मसला होगा। और फिर हाइपर रिएक्टिविटी की तरफ जाएं तो एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होगी जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगी या एक्सेसिव एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है। हाइपर रिएक्टिविटी एक एक्सेसिव मोटर एक्टिव होगा, इस तरह लगेगा इसके अंदर कोई मोटर फिट हुई है, उसको चला रही है, बहुत ज़्यादा वो बोल रहा है, हर काम तेज कर रहा है, हर एक चीज़ उसकी एक लिमिट से बाहर है, ठीक है, काम करने की जो स्पीड है। इन एडल्ट जो हाइपर रिएक्टिविटी है ये मैनिफेस्ट करेगी एज एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस में और वियरिंग अदर्स आउट विद देयर एक्टिविटी। इम्पल्सिविटी की तरफ बात करें तो इम्पल्सिविटी रेफर करती है एक हेस्टी एक्शंस जो कि अकर होते हैं इन मोमेंट विदाउट forethought and have high potential to harm the individual. इम्पल्सिव होना, गुस्सा करना, ठीक है, ये बात सारे कहते हैं। अब जब इस केस की बारी आएगी तो एक बगैर सोचे समझे एक ऐसा एक्ट कर देना जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए, दूसरे इंसान को कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंच जाना। अब कुछ सिचुएशंस में इस डिसऑर्डर के भी जो सिम्टम्स हैं वो उस तरह से नहीं सामने आते। क्यों? क्योंकि उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है। जो हाइपर रिएक्टिविटी है, जो हाइपर रिएक्टिव हैं, इम्पल्सिव हैं, वो जो है वो अवार्ड डिले नहीं कर सकते, वो ग्रैटिट्यूड डिले बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, ठीक है, उनमें मसला है, ठीक है, वो उसको और जिन सिचुएशन में उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा होता है तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई रहते हैं, अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं और उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर समझ के उसको दिया जा रहा होता है तो वहाँ पे जो चीज़ है, सिम्टम्स हैं वो शो नहीं होते उस तरह से। एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस में जो माइल्ड डिले हैं लैंग्वेज में, मोटर या सोशल डेवलपमेंट में, वो स्पेसिफिक नहीं है ADHD के साथ, लेकिन वो भी हो सकती हैं। लो फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेंस, इरिटेटेबिलिटी, मूड लाइबिलिटी, ये भी एसोसिएटेड है इससे। इवन कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, एकेडमिक या वर्क परफॉर्मेंस है, वो भी इम्पेयर्ड होगी, ठीक है। इनअटेंटिव बिहेवियर जो कि एसोसिएटेड है वेरियस अंडरलाइंग कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ। इन इंडिविजुअल्स विद ADHD वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम करेगा ऑन टेस्ट ऑफ अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मेमोरी, और ऑल्दो दीज टेस्ट आर नॉट सफिशिएंट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टू सर्व डायग्नोस्टिक इंडेक्स टेस्ट पे वो अब जब आप किसी भी हाइपर एक्टिव या इनअटेंटिव बच्चे से आप टेस्ट करवाएंगे तो वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ डायग्नोस्टिक एक तरह से हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद ही डायग्नोसिस किया जा सकता है। अब ADHD के लिए कोई बायोलॉजिकल मार्कर्स नहीं हैं, कोई डिफरेंट टेस्ट वगैरह होंगे, MRI होगी, EEG होगी, इनसे जो है ये प्रायर नहीं है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। प्रेवलेंस की तरफ अगर हम आए तो
जो पॉपुलेशन सर्वे है वो सजेस्ट करता है कि ADHD वो मोस्ट कल्चर्स में होता है, अबाउट 5% ऑफ चिल्ड्रंस एंड अबाउट 2.5 अडल्ट। 5% चिल्ड्रन और 2.5% जो है वो अडल्ट हैं। डेवलपमेंटल कोर्स की तरफ अगर हम आए तो जो मैनी पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी तब ऑब्जर्व करते हैं जब बच्चा टोडलर होता है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है क्योंकि ये हाईली वेरिएबल है। और नॉर्मेटिव बिहेवियर जो उनका बिफोर एज ऑफ 4 है वो, और ADHD है ये मोस्ट ऑफन आइडेंटिफाई होता है जो एलिमेंट्री स्कूल होता है। एक इनिशियल है, बच्चा जा रहा है, स्कूल जाना स्टार्ट किया है, जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 ईयर्स जो हो गए, यहाँ पे जो है ये ज़्यादा ऑफन होता है। और जो डिसऑर्डर है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है थ्रू अर्ली एडोलेसेंस, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स उनमें वॉश कोर्स जो होता है विद डेवलपमेंटल ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, साथ साथ जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनके डेवलप होने के भी चांसेस डिसऑर्डर में है। तो एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो गया। कुछ इंडिविजुअल्स जिनमें ADHD होते हैं उनमें जो है मोटरिक हाइपर एक्टिविटी होती है, वो लेस ऑब्वियस होती है एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में लेकिन डिफ़िकल्टी होती है। रेस्टलेसनेस की सूरत में, अटेंशन पुअर इनअटेंशन में, पुअर प्लानिंग, इम्पल्सिव परसिस्टेंट में। और रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो टेम्परामेंटल फैक्टर्स हैं उनमें जो ADHD है ये एसोसिएटेड है एक रिड्यूस्ड बिहेवियरल इनहिबिशन से और एफर्टफुल कंट्रोल या कंस्ट्रेंट यानी नेगेटिव इमोशनैलिटी और जितने भी रिलेटिव एलिवेटेड नोवेल सीकिंग सिचुएशंस हैं उनमें, ठीक है। जो ट्रेड्स हैं वो मे डिस्पोज सम चिल्ड्रन टू ADHD बट आर नॉट स्पेसिफिक टू डिसऑर्डर। हो सकता है कि उन बच्चों के अंदर कुछ ट्रेड्स हों ADHD के लेकिन वो स्पेसिफिक ADHD के ना हो। एनवायरमेंटल फैक्टर की तरफ अगर हम आए तो वेरी लो बर्थ रेट यानी लेस दैन 1500 ग्राम्स और यानी 1500 ग्राम्स, और ये जो है वो 2 to 3 फोल्ड रिस्क होता है ADHD का। लेकिन कुछ बच्चों में जिनमें लो बर्थ वेट भी होते हैं ADHD डेवलप नहीं होता। अब ADHD जो है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग की जाए तब भी कॉजेज़ हैं कि वो हो जाए। मिनॉरिटी केसेस जो हैं वो रिलेटेड है रिएक्शन टू एस्पेक्ट्स ऑफ डाइट। फिर इसके अलावा जो हिस्ट्री है चाइल्ड अब्यूज़ की, निगलेक्ट की, मल्टीपल फॉस्टर प्लेसमेंट की, न्यूरोटॉक्सिन एक्सपोजर कोई भी जिस तरह लेड हो गया और इन्फेक्शन कोई हो गया, अल्कोहलिक एक्सपोजर हो गया और एक्सपोजर हो गया एनवायरमेंटल टॉक्सिन से, ठीक है। तो उसकी वजह से ADHD हो सकता है। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल में जो ADHD है वो एलिवेटेड इन फर्स्ट डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद ADHD। जो हेरिटेबिलिटी है ADHD की वो सब्सटेंशियल है, यानी ADHD हो सकता है जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र भी। अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं अगर वो फैमिली में भी हों, जिस तरह मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होगी, एपिलेप्सी होगी, तो ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ADHD को, ठीक है। ये फिज़िकल फीचर से एसोसिएटेड नहीं है और ऑल्दो रेट्स द माइनर फिज़िकल बहुत कम फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं लेकिन वो उससे नहीं है, या अदर न्यूरोलॉजिकल सॉफ्ट साइंस वो भी हो सकते हैं। कल्चर रिलेटेड जो ADHD प्रिवलेंस है वो अक्रॉस रीजन जो है वो एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है। मेनली टू डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मेथडोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर वो एट्रीब्यूटेबल है, उनसे जुड़ी है, उनसे सेम है, ठीक है। अब जेंडर रिलेटेड डायग्नोसिस पे जो मेल्स हैं वो उनमें ज़्यादा है, मोर फ्रीक्वेंट है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स जनरल पॉपुलेशन में। और फीमेल्स जो हैं उनमें मोर लाइकली देन मेल्स टू परसिस्टेंट प्राइमरीली विद इनअटेंटिव बिहेवियर फीचर्स। इनअटेंशन जो है, इनअटेंटिव फीचर्स फीमेल्स में ज़्यादा हैं। अगर हम देखा जाए जनरल पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस के रेशो तो 2.1, 2 फॉर मेल्स एंड 1 फॉर फीमेल्स ये ADHD के हैं, और 1.6 रेशो 1 अडल्ट्स में कि फीमेल्स जहाँ पे मेल्स फीमेल से लीड कर रहे हैं। जो फीमेल्स हैं उनमें इनअटेंटिव की जो है वो
फीचर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज जो ADHD के आ जाएँ, पुअर ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस होगी, अटेनमेंट में और अटेंडेंस में मसला हो जाएगा, हायर प्रोबेबिलिटी होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके साथ साथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के जो है वो उसके आने के चांस है, और जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं मोर फ्रीक्वेंट हैं, inadequate या variable self application to the task that requires sustained effort in interpreted by the others in। अब कोऑपरेट करने में वो फेल हो जाएंगे। सॉरी ज़रा मैं गला ख़राब है तो मैं ज़रा रोक के बोल रही हूँ। ADHD जिनको होगा वो लेस स्कूलिंग ऑब्टेन करेंगे, पुअर वोकेशनल अचीवमेंट उनकी होगी, इंटेलेक्चुअल स्कोर्स जो है उनके पीयर से कम होगी, पीयर निगलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी कि पीयर्स उनको निगलेक्ट कर देंगे। बुली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, बुलिंग उनकी होगी। और इसके अलावा एक्सीडेंटल इंजरी, क्योंकि पीयर रिजेक्शन है और लेजर एक्सटेंट एक्सीडेंटल इंजरी आर मोर सेलेंट विद मार्क्ड सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। जब हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, तो एक्सीडेंटल इंजरी भी हो सकती है। पीयर रिजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिन्हें ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होता है मे भी रेजिस्ट कर सकते हैं काम को, स्कूल टास्क को, सेल्फ एप्लीकेशन को, क्योंकि वो रेजिस्टिंग जो है वो कंफर्म करते हैं दूसरी डिमांड्स के साथ। ठीक है, जो बिहेवियर है कैरेक्टराइज करता है एक नेगेटिविटी, हॉस्टिलिटी और डेफिएंस के साथ ना। अब जो सिम्टम्स हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं स्कूल और मेंटली डिमांडिंग टास्क के एवर्जन जो एक तरह से हमारे पास वो है डिफ़िकल्टी इन सस्टेनिंग मेंटल एफर्ट, वो सस्टेन नहीं कर सकते। फॉरगेटिंग इंस्ट्रक्शन, इम्पल्सिविटी जो जिनको ADHD होता है। Complicating the differential diagnosis is the fact that some individuals with ADHD may develop secondary oppositional attitudes towards such tasks। oppositional एक तरह से उनको यानी किसी एक ख़ास शख्स, एक ख़ास इंडिविजुअल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा हेटेड की फीलिंग आ जाना, oppositional defiant disorder हमारे पास आ जाता है। intermittent एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, ADHD और इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में हाई लेवल्स ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, लेकिन जो इंटरमिटेंट जो एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है वहाँ पे जो है एक जो इम्पल्सिविटी है, हाइपर एक्टिविटी है, उसका फोकस होता है किसी को नुकसान पहुँचाना। यहाँ पे फोकस किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, यहाँ पे वो हो जाता है बस हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी वो हो जाता है बगैर सोचे समझे। जो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है वो रेयर होता है बच्चों में और ये डायग्नोज हो सकता है ADHD के साथ। जो अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, जो इंक्रीज मोटरिक एक्टिविटी दैट मे अकर इन ADHD may be distinguished from repetitive motor behavior that characterize stereotypic movement disorder and some cases of autism spectrum disorder। अब जो मोटरिक एक्टिविटी होती है ADHD की उसको डिस्टिंग्विश करना है रिपीटिटिव मोटर बिहेवियर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है और स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर जो है उसके जो स्टीरियोटाइप्स मूवमेंट्स हैं उनसे। जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, जो मोटरिक बिहेवियर होगा वो जनरली फिक्स्ड होता है, वो रिपीटिटिव होता है। ठीक है, जबकि ADHD में रेस्टलेसनेस होगी, फिजिटनेस होगी और वो टिपिकली जनरलाइज होगी, वो एक रिपीटिटिव एक स्पेसिफिक वाहिद एक्ट से वाहिद उस चीज़ से वो नहीं जुड़ी हुई। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में जिन बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है वो इनअटेंटिव होते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लिमिटेड एबिलिटी है। हाउएवर जो इनअटेंशन है विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हु डू नॉट हैव ADHD वो इज़ नॉट इम्पेयरिंग आउटसाइड द एकेडमिक और एकेडमिक वर्क में वो क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग है, एक ख़ास चीज़ को लर्न करने में उनको मसला फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसके अलावा बाहर की दुनिया में उनको कोई मसला नहीं है एकेडमिक वर्क से बाहर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, तो जो सिम्टम्स हैं ADHD के वो कॉमन है बच्चों में जब प्लेस्ड करते हैं उनको एकेडमिक सेटिंग्स में जो अप्रोप्रिएट होते हैं
inappropriate to their intellectual ability. In such cases जो symptoms होते हैं वो evident नहीं है कि non academic task में जो diagnosis है ADHD in intellectual disability requires that inattention or hyperactivity be excessive from the mental age. ADHD का diagnosis जो है intellectual disability में तब आता है जब वो mental age से उससे excessive हो जाए. ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिन्हें ADHD होता है और जिन्हें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. इनअटेंशन है, सोशल डिसफंक्शनिंग है, डिफ़िकल्टी टू मैनेज बिहेवियर है, सोशल डिसफंक्शनिंग है, पीयर रिजेक्शन है ADHD में. और ये डिस्टिंग्विश करना है सोशल डिसएंगेजमेंट, आइसोलेशन और इनडिफरेंस टू फेशियल एंड टोनल कम्युनिकेशन. ठीक है, क्यूज सीन इंडिविजुअल्स विद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. जिसमें ADHD है उस सोशल प्रॉब्लम उनके अंदर है, ठीक है, इनअटेंटिव है, लेकिन जो आइसोलेशन है और जो आई कांटेक्ट ना रखना वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है. रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, जिन बच्चों को रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है वो सोशल इनहिबिशन शो करते हैं जो कि फुल ADHD क्लस्टर से मीट नहीं करती. और एंड डिस्प्ले अदर फीचर्स जिस तरह लैक ऑफ इंड्योरिंग रिलेशनशिप, वो भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ADHD का. रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है वो उसके साथ वो जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ADHD के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. एग्जाइटी डिसऑर्डर जो ADHD है ये शेयर करता है इनअटेंशन विद एग्जाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन. इंडिविजुअल जिसे ADHD है वो इनअटेंटिव होगा बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ रहा है इस वजह से, या इंजॉयबल एक्टिविटीज से वो ऑलरेडी प्रीऑक्युपाइड है. अब जो यहाँ पे इसको डिस्टिंग करना है हमने इनअटेंशन से. वरी और र्यूमिनेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर में होती है, ADHD में नहीं होती. ADHD में वो ऑलरेडी किसी और चीज़ से ऑक्युपाइड होता है, किसी और स्टिमुलाई से. डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिनमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है प्रेजेंट हो सकते हैं इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट. ठीक है, हाउएवर जो पुअर कंसंट्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं ओनली ड्यूरिंग अ डिप्रेसिव एपिसोड. बाइपोलर डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो इनकी एक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है. जिस तरह जो मैनिक एपिसोड हो गई है हमारे पास बाइपोलर की, जो पुअर कंसंट्रेशन हो गई, इम्पल्सिविटी उनकी इंक्रीज़ होगी. लेकिन ये फीचर्स जो होते हैं उनके वो एपिसोडिक होते हैं. ADHD के जो फीचर सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं कि वो मूड उनका चिल्ड्रन विद ADHD में शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मूड विद इन द सेम डे. जिस तरह लाइबिलिटी इन डिस्टिंक्शन फ्रॉम मैनिक एपिसोड विच में लास्ट 4 or more days to clinical indicators of bipolar. अब जिन बच्चों को ADHD है वो एक दिन में कई मरतबा उनका मूड बदल रहा है, जबकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिनमें है तो उनकी जो है क्लिनिकल एक लिमिट होती है कि इसमें उनका मूड सेम रहेगा. जैसे मैनिक एपिसोड है तो ऑलमोस्ट 1 वीक तक उनका मूड वैसा ही रहेगा. ठीक है, इम्पल्सिव भी होंगे उनकी, वो मैनिक एपिसोड चलेगी और एपिसोडिक फीचर होगा. डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, अब इस डिसऑर्डर में ये कैरेक्टराइज है एक प्रिवेसिव इरिटेटेबिलिटी है, इनटॉलरेंस है. जो बच्चा है ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स का पहला डिसऑर्डर है. तो बच्चा है इरिटेटेबल है, फ्रस्ट्रेशन है, इम्पल्सिव है, डिसऑर्गेनाइज इंटेंशन है और ये सारे फीचर्स हैं इसके. और जो चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट्स हैं जिन्हें ADHD है उनको ADHD का क्राइटेरिया मीट करना चाहिए ताकि उसको सेपरेटली डायग्नोज किया जा सके. बहुत ज़्यादा इन बच्चों में होती है एक तरह से इनटॉलरेंस. वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते हैं मार के, गुस्सा करके, और एक ख़ास टाइम पीरियड तक उनका मूड वैसा ही रहता है. उनमें आउटब्रस्ट भी होते हैं. सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, डिफरेंशिएटिंग ADHD फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है ADHD सिम्टम्स की वो फॉलो करती है ऑनसेट ऑफ अब्यूज़ या फ्रीक्वेंट यूज़. ठीक है, जो क्लियर एविडेंस है ADHD बिफोर सब्सटेंस मिस यूज़ इन्फॉर्मेंट्स और प्रीवियस रिकॉर्ड्स के वो इसेंशियल है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए. जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है
एडोलसेंस में और एडल्ट्स में इट मे बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश ADHD, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो दूसरे हैं उनसे इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। जितने डिसऑर्डर्स हैं ये टेंड टू फीचर्स ऑफ, इनमें डिसऑर्गेनाइजेशन है, सोशल इंट्रूसिवनेस है, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, कॉग्निटिव डिसरेगुलेशन। डिसरेगुलेशन से मुराद उनके प्रॉपर एक तरह से वो स्टेबलाइज नहीं होते। हाउएवर जो ADHD है उसमें फियर ऑफ अबंडनेंट, सेल्फ इंजरी, एक्सट्रीम एम्बिवेलेंस या फियर ऑफ पर्सनालिटी, जो अदर फीचर्स हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, वो नहीं होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर ADHD जो है इज़ नॉट डायग्नोस्ड अगर जो सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन है और हाइपर एक्टिविटी है वो एक्सक्लूसिव हैं ड्यूरिंग किसी भी साइकोटिक डिसऑर्डर की तरह। जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन इंड्यूस सिम्टम्स ऑफ ADHD, जो सिम्टम्स ऑफ इनअटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, अगर वो किसी मेडिकेशन की वजह से है, थायराइड रिप्लेसमेंट मेडिकेशन होगी है, उनको अलग से स्पेसिफाइड या अनस्पेसिफाइड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करेंगे। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो अर्ली मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हैं आर नॉट नोन टू एसोसिएटेड विद ADHD बट मे प्रेजेंट विद द सिमिलर क्लिनिकल फीचर। वो उससे एसोसिएटेड नहीं है लेकिन सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स की वजह से हो सकते हैं, और ये कंडीशन जो होती हैं ये डिस्टिंग्विश होती हैं ADHD में बाय लेट ऑनसेट। कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर हम आए, क्लिनिकल सेटिंग में जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर होते हैं फ्रीक्वेंट होते हैं इंडिविजुअल्स में जिनमें सिम्टम्स मीट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ ADHD में। जनरल पॉपुलेशन में ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो होता है वो को अकर होता है, इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन की प्रीडोमिनेंट के साथ, कंडक्ट डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर और डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, इन सब के साथ ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है।